व ग्राम भूमि सुधार व ग्राम विकास के इस पाठ्यक्रम के दूसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। पिछले सत्र में डॉक्टर रविंद्र आप लोगों से भूधित प्रणालियों की भारतवर्ष में किस तरह से विकास हुआ है, भूधित प्रणालियों का भारतवर्ष में किस तरह से विकास हुआ है, समय के अनुसार भूधित प्रणालियों ने किस तरह से इतिहास के अंतराल में अपना स्वरूप बदला है, इस पर चर्चा कर रहे की थे। डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि वैदिक पीरियड में जो जमीन थी, क्योंकि एक ट्राइबल लाइफ थी, जनजातीय जीवन था, लोग प्रकृति को, भूमि को भगवान की या प्रकृति की धरोहर के रूप में देखते थे और ये मानते थे कि इन पर सबका अधिकार है या ये सामान्य सबकी संपत्ति है। उत्तर वैदिक काल में इस सोच में धीरे धीरे बदलाव आया और भूमि के निजी स्वामित्व की कल्पना शुरू हुई, संकल्पना का अभ्युदय हुआ, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में खेती की परंपरा धीरे धीरे शुरू होने लगी थी और खेती की परंपरा जैसे शुरू हुई वहां पर भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार या भूमि पर निजी स्वामित्व की बात शुरू हो गई, किंतु यह संकल्पना सर्वमान्य नहीं थी, सभी लोगों द्वारा इसको स्वीकृत नहीं दी गई थी। किंतु गंगा मैदान में, गंजेज वैलीज में जब आर्यों ने जो सबसे उपजाऊ भूमि पर अपना अधिकार स्थापित किया, तो आर्यों ने जनसंख्या के प्रभाव में, जनसंख्या का दबाव भी बढ़ता जा रहा था, पॉपुलेशन प्रेशर के दबाव में, वहां पर जो सीमित कृषि योग्य क्षेत्र थी उस पर निजी स्वामित्व का अधिकार जताया। सल्तनत काल में जमीन का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था। पहले तरह की एक जमीन थी इक्ता जिसको कहते थे, जिसपे सुल्तान के जितने कर्मचारीगण लोग थे, उनके मंत्री थे, इस इक्ता जमीन पर उन लोगों का अधिकार होता था या ये इनके उपयोग में आती थी। दूसरी जमीन खालिस जमीन थी। खालिस जमीन जो है ये सुल्तान के परिवार के कब्जे में मानी जाती थी और इससे आने वाली आय, इससे आने वाले उत्पाद पर सुल्तान का एक अधिकार होता था। तीसरे प्रकार की जमीन इनाम कही जाती थी। ये इनाम धार्मिक संस्थाओं की जमीन होती थी, वक्फ बोर्ड की होती थी, विभिन्न विभिन्न धार्मिक संस्थाओं की होती थी और धार्मिक संस्थाओं का ही इस जमीन पर अधिकार होता था या ये जमीन या भूखंड उन्हीं का माना जाता था। अकबर के समय में इस पद्धति में बदलाव आया और भूधित की प्रणालियों में परिवर्तन आया। जहां तक इस्लामिक लॉ का सवाल है, इस्लामिक लॉ भूधित प्रणालियों में क्रांतिकारी परिवर्तन की इजाजत नहीं देती, लेकिन अकबर के समय में भी ये जो भूमि का वर्गीकरण हुआ, इसमें मालिकाना हक को लेकर कम, भूमि का जो वर्गीकरण हुआ था भूमि की उत्पादकता को लेकर हुआ था कि भूमि में कैसी खेती होती है, कितनी बार खेती होती है तथा उसके उत्पाद कैसे होते हैं, इस हिसाब से भूमि का वर्गीकरण हुआ था। पहले तरह की भूमि पोलज भूमि कही जाती थी। पोलज भूमि उच्च क्वालिटी की भूमि होती थी जिसमें प्रतिवर्ष खेती की जाती थी। दूसरे तरह की भूमि परती भूमि होती थी। परती भूमि ऐसी भूमि होती थी कि जिसको कुछ समय के लिए, एकाध फसल के लिए, दूसरी फसल के पैदा करने के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। तो ये भी उपजाऊ जमीन थी जो दूसरी फसल, जो आने वाली फसल के समय को ध्यान में रख के जमीन को कुछ समय तक इसकी उत्पादकता को बनाए रखने के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, खेती नहीं होती थी। इस तरह की भूमि को पोलज भूमि कहा जाता, परती भूमि कहा जाता था। तीसरी तरह की भूमि चाचर भूमि थी। ये जमीन तुलना में कम उपजाऊ होती थी, जिसे 2 या 3 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता था
और चौथी तरह की भूमि का जो वर्गीकरण, जो जैसा कि डॉक्टर रविंद्र ने बताया, वो बंजर भूमि थी, जिसको कि जो खेती के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती थी। कुछ ही समय के लिए उसमें खेती होती थी, कुछ ही प्रकार की खेती होती थी। मूलतः यह 5 वर्ष से अधिक अनजुती रहती थी, यानी 5 वर्ष से ज़्यादा समय तक इस पे खेती नहीं होती थी, इसकी जुताई नहीं होती थी। ऐसी जमीन को बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया था अकबर के समय में। अब डॉक्टर रविंद्र आपके समक्ष आपसे ब्रिटिश शासन के दौरान भूधित प्रणालियों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर रविंद्र। थैंक यू। Here we discuss land tenure system during British rule. During British rule started with East India Company, which collected 10% of the levy tax. However, Lord Cornwallis introduced a system known as permanent settlement system in 1793 in Bengal and Bihar. The main objective of this system were conversion of Jamidar and revenue collectors into landlords. Next, reducing the status of cultivator to mere tenants. Next, creation of political allies for the British. Sufficient financial security for the British. Minimum expenditure for revenue administration. Next one is suppression of peasants by the Jamidar. The British assumed that all the land belonged to the state and was thus at their disposal. The right to land given to Jamidar was heritable. However, in Madras and Bombay presidencies, where Jamidar did not exist with large estate, a system called Rayatwari settlement was introduced. This system protected the cultivator from the oppression of Jamidars, which was very common in Bengal and Bihar. This Rayatwari system had some drawbacks because rent revenue was charged at the will of government, irrespective of the problems of the peasants. A third land settlement was introduced in the central India, Gangetic Plains and Punjab. This system was called Mahalwadi system. The tax was levied on the village community. The village community then distributed these tax among the cultivators. In this system also the high tax rate fixed by the government made the condition of cultivators very bad. During the 150 years of British rule, such that up to 1947, the land tenure system was completely changed. A large number of cultivators lost their valid land rights and became unprotected laborers. Land also possessed into the hands of money lenders. All these conditions resulted in most of the farmers living in a great poverty. And here we discuss land reform in independent India. रविंद्र, हिंदी माध्यम के छात्रों की सुविधा के लिए हमें बताते हैं कि डॉक्टर रविंद्र ने भूधित प्रणालियों में किस तरह से परिवर्तन हुआ ब्रिटिश शासन के दौरान पे, उस पर चर्चा की। डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि ब्रिटिश नज़रिया, जो अंग्रेजी हुकूमत का नज़रिया कंपनी के टाइम से शुरू हुआ, कि वो जमीन को सरकार की संपत्ति समझने लगे। जैसा कि आपने देखा कि वैदिक पीरियड से लेकर अकबर सल्तनत पीरियड तक, इवन मुगल पीरियड तक भूमि को पूर्णतया किसी भी प्रकार से राज्य की पूर्ण संपत्ति नहीं माना गया। लेकिन अंग्रेजी सोच में इस अवधारणा का जन्म हुआ कि भूमि पूर्णतया राज्य की संपत्ति है और भूमि से सारे संबंधित सारे कानून बनाने का, भूमि किसके पास हो, इससे संबंधित चीजें निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार राज्य को ही है। इस दिशा में जो अंग्रेजों ने उस समय जो स्थित भूधित प्रणालियां थी, उनमें आमूल परिवर्तन किया। ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा राजस्व उगाहने का उनका इरादा था। इस इरादे को के लिए कार्य रूप देने के लिए, मूर्त स्वरूप बनाने के लिए उन्होंने
तीन तरह की व्यवस्थाएं शुरू की, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था में हाँ, जमींदारी व्यवस्था, जो जमींदारी प्रणाली थी, जमींदारी व्यवस्था में जो एक वर्ग तैयार हुआ जो कि राजस्व वसूलने का काम करता था, और वो राजस्व वसूल के अंग्रेजों तक, सरकार तक पहुंचाता था। उसके बदले में उस एक क्षेत्र था, गांव का एक समूह था, गांव थे, जहां तक उसके अंदर बहुत सारे टेनेंट्स थे, कृषक थे। जमींदार का जो प्रमुख कार्य कर्तव्य था वह उनसे राजस्व वसूल कर अंग्रेजी शासन तक पहुंचाए। दूसरा तरह का जो वर्ग हुआ वो महलवाड़ी हुआ। उसमें गांव के हिसाब से अंग्रेजी शासन के दौरान राजस्व तय हो गया कि इस गांव को इतनी धनराशि राजस्व के रूप में प्रतिवर्ष देनी होगी सरकार को। वह राजस्व गांव में विभिन्न लोगों में बांट दिया जाता था, जो कि खेती के आधार पर कि किसके नियंत्रण में कितनी जमीन है, उसी अनुपात में वह राजस्व को देता था। इस तरह से महलवाड़ी व्यवस्था जो रही, उसमें जमीन गांव की रही, उसके बदले पूरा गांव एकजुट होकर राजस्व इकट्ठा करता था और अंग्रेजी सरकार को पहुंचाता था। तीसरी व्यवस्था जो रही, रैयतवाड़ी व्यवस्था रही। रैयत व्यवस्था में इंडिविजुअल स्वामित्व रखा गया कि किसान अपनी भूमि का स्वामी होगा, लेकिन वह राजस्व जो है सीधे सरकार को देगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता था। इस तरह से तीन तरह की व्यवस्थाएं जो स्वतंत्र भारत ने इनहेरिट की, भूदित प्रणालियों को जिनको स्वतंत्र भारत ने इनहेरिट किया, वे थी जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा। ये तीनों तरह की व्यवस्थाएं पूरे देश में थोड़ा मोड़ा कमोबेश पूरे देश में थी, और ये तीनों तरह की व्यवस्थाएं स्पेशली जमींदारी और रैयतवाड़ी पूरे देश में लगभग हर जगह पाई जाती थी। जो मूल स्वरूप था इन तीनों तरह की व्यवस्थाओं में, स्पेशली जमींदारी व्यवस्था में, जमींदारी व्यवस्था का क्षेत्र बहुत व्यापक था। इसके अंदर जो ब्रिटिश शासन को रियायत मिल गई थी कि टैक्स वसूलने के लिए उनको किसी मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती थी, और किसी दबाव में नहीं, जमींदार लोग टैक्स वसूल के सरकार तक पहुंचाते थे। एक तरह से यह एक ऐसा वर्ग तैयार किया गया ब्रिटिश शासन के दौरान जो समाज के शोषण का काम अधिकतम करता था। दूसरा वर्ग महलवाड़ी का रहा, दूसरी प्रथा महलवाड़ी व्यवस्था रही, जिसमें पूरा गांव ही अपनी जमीन का मालिक होता था, लेकिन जो कर था उसको पूरे गांव में हिस्से के हिसाब से बांट दिया जाता था। तीसरा, इन तीनों व्यवस्थाओं का किस तरह से भारतीय ग्रामीण विकास पर प्रभाव पड़ा, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले डॉक्टर रविंद्र आपसे स्वतंत्र भारत में लैंड रिफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम यह व्याख्या आपसे करेंगे कि किस तरह से इन तीनों राजस्व प्रणालियों का, भूदित प्रणालियों का भारतीय ग्रामीण विकास में सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना और राजनीतिक संरचना के परिवर्तन में किस तरह से इनका योगदान रहा है, कहां-कहां ज्यादा हुआ विकास, कहां-कहां कम, इसमें इन भूदित प्रणालियों का महत्वपूर्ण रोल है। डॉक्टर रवि। So, land reform in independent India. After 1947, the government of India took various steps to reduce the problem faced by cultivators as follows. First, ceiling on land holding. The land holding held by various people had been very skewed.
75% of the fertile land was under the ownership of 7% of rural population. The remaining 25% was with 48% of the rural population. The remaining 45% of the rural population were landless or tenant labor, with about 25% working as daily wages. The government therefore took active steps by sealing the land holdings. Next one is rationalization of land tenure system. The land tenure system was rationalized. It gave more stability to the cultivators. This was done by constitutional provisions. Third is reform of tenancy system. The tenancy system was reformed by equitable distribution of land ownership with the abolition of Jamindari system. About 26 lakhs intermediaries and 20 lakhs tenants got the proprietary right of land. Thus they became the land owners. This has improved the social and economic condition of the cultivators. The land reform is aimed to get the land to the tillers. The revenue system has been properly organized by the following. First by village mapping, next by field book or khasra numbers, and next one is record of right of khatoni. Thank you. डॉक्टर रविंद्र ने स्वतंत्र भारत में जो भूदित प्रणालियों पर चर्चा की। आजादी के बाद देश के विकास या विशेष रूप से ग्राम के विकास की संकल्पना सरकार का प्रमुख उद्देश्य रही। जब ग्रामीण विकास की बात करेंगे तो ऐसे क्षेत्र में ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण आर्थिक संरचना और ग्रामीण राजनीतिक संरचना के विभिन्न पहलुओं पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जो हमें विरासत में मिला अंग्रेजी सरकार हुकूमत के दौरान, जो ये तीनों प्रणालियां जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं जो मिली, उनमें जमींदारी व्यवस्था में जैसा कि डॉक्टर रविंद्र ने आंकड़ों से स्पष्ट किया कि एक छोटा सा वर्ग था जो कि भूमि के बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार या नियंत्रण बनाए हुए था। देश के ज्यादातर लोगों के पास जमीन का छोटा टुकड़ा था, कम लोगों के पास के नियंत्रण में ज्यादा जमीन थी। इस विषमता को किस तरह से दूर किया जाए, और आजादी के दौरान बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए, कृषक आंदोलन हुए, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले अत्याचारों, शोषणों तथा जमींदारों के कठोर रवैये के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की और विरोध जताया भी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, बाद में जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर भी गई, समय समय पर यह आश्वासन भी दिया था कि जब वे देश आजाद होगा तो उनको इस तरह के शोषण से वो मुक्ति दिलाएंगे और उनके विकास के लिए काम करेंगे। जो जमींदारी व्यवस्था थी, जो कम लोगों के नियंत्रण में जमीन का ज्यादा भूभाग था, इसको कंट्रोल करने के लिए जमींदारी उन्मूलन लाया गया। इस जमींदारी उन्मूलन के पीछे ये था कि जो छोटे छोटे किसान जमींदारों के नियंत्रण में काम कर रहे हैं, उनको उनकी जमीन का मालिक बनाया जाए ताकि वे उससे अपने को जुड़ा हुआ महसूस करें, उसकी उत्पादकता बढ़ाने में तथा उसके अपने खेत के विकास के लिए, अपने खेत की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों बढ़ाने के लिए वे अपने को समर्पित करें। और ऐसी सिचुएशन को से भी देश को बचाया जाए जिसमें कि एक बड़े भाग पर नियंत्रण करने वाला वहां रहता ही नहीं है, बाहर रहता है, उसके बिहाफ पे उसके मध्यस्थ लोग नियंत्रण बनाए रखते हैं। तो ग्रामीण समाज में जो विभिन्न तरह के असंतुलन थे, प्रॉपर्टी होल्डिंग को लेके, भूधृत प्रणाली को लेकर के, इसको कंट्रोल में करना पहला कर्तव्य सरकार का बना और सरकार ने इसके लिए आवश्यक कदम भी उठाए। जमींदारी उन्मूलन के दौरान के तहत सरकार ने बड़े बड़े जमींदारों को खत्म किया,
उनकी जमीनों को जिससे वे कर लेते थे किसानों में बांटा, उनको और स्वतंत्रता दी और वो भूधृत का अधिकार उनके जिम्मे किया। एक तरह से सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट्स प्रोवाइड किया। दूसरी तरफ जो महलवारी व्यवस्था थी उनमें भी इसी पैटर्न पे जो शोषण का है कि लैंड होल्डिंग के पैटर्न के हिसाब से जो सामाजिक जमीन है समाज के हर वर्ग में एक न्यायसंगत ढंग से बांटी गई। आज जो ग्राम विकास की बात के अंतर्गत जो भूमि सुधार की बात करते हैं, आज के भूमि सुधार में बहुत सारे कदम आते हैं जिनको कि स्वतंत्र भारत में अपनाया गया। पहले प्रमुख कदम में कि किस तरह से ये जो शोषक व्यवस्था है इसका अंत किया जाए, वो किया गया। छोटे किसानों को मालिकाना हक देने की बात आई, वो दिया गया। उनके हक को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए प्रयास किया गया। ज्यादा जमीन वालों के कब्जे से किस तरह से एक न्यायोचित ढंग से जमीनें उनको दी जाएं और बाकी जमीनें जो उनसे निकाली जाएं, इसके लिए प्रयास किया गया सीलिंग के रूप में। सीलिंग के माध्यम से जब सीलिंग के बाद जो जमीनें उनसे गांव में सरप्लस बची या जो सरकार के कब्जे में आई, उस सरकार ने उसका भूमिहीन या छोटे किसानों में उसका वितरण किया। भूमि सुधार की प्रक्रिया यहीं पर नहीं स्थगित हो जाती है। इन सब चीजों के साथ किस तरह से भूमि के वितरण को न्याय संगत बनाया जाए, इसके लिए बहुत सारे प्रयास सरकार अब भी कर रही है कि जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड हैं किस तरह से उनको कंप्यूटराइज्ड किया जाए। ये सारे प्रयास आजादी के बाद से भूमि सुधार की दिशा में या भूधित प्रणालियों की दिशा को परिमार्जित करने के लिए सरकार अब भी चलाई जा रही है और इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं भी हैं। अब हम इस पाठ्यक्रम के जो लैंड रिफॉर्म और रूरल डेवलपमेंट पाठ्यक्रम के खंड 2 पर चर्चा करेंगे। खंड 2 है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इसमें जो है फ्रीडम मूवमेंट एंड क्वेस्ट फॉर लैंड रिफॉर्म्स 5 इकाइयां हैं। कंसेप्ट एंड स्ट्रेटजीज। इकाई 2 है, यूनिट नंबर 2 है जो दूसरे पाठ्यक्रम की लैंड रिफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड स्टेट लेजिस्लेशंस 1। यूनिट 3 है लैंड रिफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड स्टेट लेजिस्लेशन 2। यूनिट 4 है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स एंड यूनिट 5 है इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। In the first unit, efforts have been made to cover all those concept theories which have emerged during the freedom movement. And after independence, how government have taken initiative or legislative measures for improvement of the to control the anomalies, to provide justification for the distribution of land or taking surplus land from jamindars. Since this unit 2 and 3 are on constitutional status and land legislations, in these 2 units we have covered state-wise key legislations which state governments have initiated for to achieve land reform. In unit 4, land reforms in India, non-governmental initiatives, this unit has emphasized how many voluntary associations, Bhumidan, Gramdan, Bhudan Andolan initiated by several Gandhi, Vinoba Bhave and other peoples have initiated land reform measures in society without but that was non-governmental measures. Government has nothing to do with that. So in India, land reform measures we can categorize in 2 categories. One is governmental measures and other is land reform non-governmental measures. Unit 5 is on impact of land reforms on Indian economy and society. This is the last unit of the block 2.
in which it has been described how land reform measures have tremendous impact on Indian economy and society, how Indian traditional economy and traditional society have transformed, are under the process of transformation, are in the process of transition, in the impact, under the impact of land reform measures initiated by the government and non-governmental organizations. We have pointed out key impacts in these units. हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अब हम ये बता दें कि जो खंड 2 है, ग्राम विकास और भूमि सुधार का कार्यक्रम पाठ्यक्रम का, उसमें 5 इकाइयां हैं। पहली इकाई, पांचों इकाइयों में हमने ये बताने का प्रयास किया है कि आजादी के दौरान भी किस तरह से भूमि सुधार पर स्वतंत्रता सेनानियों की व्याख्या रही है, और हमारे देश के बड़े नेता जो आजादी के बाद जिन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली, उन्होंने किस तरह से किसानों को, जन आंदोलनों को एक स्वरूप दिया, जिसमें उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि आजादी के बाद उनको इस शोषणकारी व्यवस्था से मुक्ति दिलाई जाएगी, और विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट्स और कार्यनीतियां उन्होंने निर्धारित की थी भूमि सुधार से को लेकर। इकाई 2 और 3 में हमने भारतीय संविधान में या विभिन्न राज्यों द्वारा भूमि सुधार को लेकर किए गए कानूनी पहलों पर चर्चा की है, क्योंकि इसमें राज्यवार प्रावधानों पर चर्चा हुई है, और उसमें हमने स्पष्ट किया है कि किन राज्यों में प्रमुख लैंड रिफॉर्म मेजर्स, भूमि सुधार प्रयास किन राज्यों में कौन कौन से हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और राज्यों की ज्यादा होने की वजह से हमने इस भाग को 2 इकाइयों में कवर किया है। यूनिट 4 में गैर सरकारी भूमि सुधार के क्षेत्र में गैर सरकारी प्रयासों पर चर्चा की हुई है कि किस तरह से सर्वोदयी आंदोलन, ग्राम भूदान आंदोलन और विभिन्न कुछ आंदोलन छोटे स्तर पर शुरू किए गए थे, उन्होंने भूमि सुधार के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण रोल, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन आंदोलनों पर भी हमने, और उनकी उपलब्धियां, उनके वो किस तरह से वो आंदोलन उतने प्रभावी नहीं रहे, उनके कारणों पर हम लोगों ने एक आलोचनात्मक समीक्षा उन आंदोलनों की है। पांचवी इकाई में हमने भारतीय ग्रामीण समाज पर की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति पर किस तरह से ग्राम सुधार उपायों का प्रभाव पड़ा, उस पर चर्चा की है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रविंद्र आप इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड क्वेस्ट फॉर लैंड रिफॉर्म्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड लैंड रिफॉर्म्स पे चर्चा करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। Here we discuss Indian national movement and land reform. Some movement and struggle towards land reform from 1757 to 1856. On the basis of region to which these movement took place, classified into 3 main categories. First one is Bengal and Eastern India. In this, Sannyasi revolt, Chuar and Ho rising, Kol rising, Santhal rising, Pagalpanthis or Farajis revolt occur. And next region, in Western India, Bhil rising, revolt of Ramosis occurs. In southern part of India, the revolt of Poligas occur. Then here we discuss peasant movement and struggle during 1857 to 1947. First we discuss Indigo movement. This movement is considered to be the largest and more rigorous movement against the atrocities of the government. By 1860,
oppressed indigo peasants launched non-cultivation of indigo movement. It started with Govindpur village in Nadia district and rapidly spread to other neighboring areas. Ultimately, in November 1860, the government issued a notification that the peasant could not complete it to grow indigo. Next one is Pabna agrarian unrest. Most of the areas of Bengal, especially the East Bengal, were under the grip of cultivator unrest during 1870. Because of the permanent settlement system, the Jamidar used crafty methods to deprive the ryots of their occupancy rights, which were granted by the Act of 1859. Among these methods were enhancing rents beyond legal limits through a variety of cesses. In May 1873, an agrarian league was formed in Pabna to resist the unjust demands of the Jamidar. This league raised funds to fight legal battles against the Jamidars and organize non-payment of rent campaign. Main feature of this unrest was that it provided a sound platform to the peasants at a time when there is no Kisan Sabha. In 1874 to 75, Deccan riots occurred. In the Rayatwari areas of Pune and Ahmednagar of Maharashtra, the land revenue was very high and it had to be paid even when there was bad crops in succession. After American Civil War in 1864, there was acute depression in cotton export and crash in cotton price. Due to this situation, the peasants had to mortgage a very large part of their agricultural land to money lenders. The object of this right was to destroy the dead bonds, decrease in possession of their creditors. On the recommendation of Commission, government passed Agriculturist Relief Act in 1879. Next, no revenue movement. In Assam, the British tried to hike the land revenue by 50 to 70% in temporarily settled areas of the district of Kamrup and Darang. This was resisted by village assemblies which enforced non-payment of revenue as a social boycott of those who decided to pay, because of which they gained some concession in land revenue from the administration. No revenue campaign was launched in Maharashtra under the auspices of Pune Sarvajanik Sabha. These campaigns were spread to Surat, Nasik, Khera and Ahmedabad. Next movement is Champaran Indigo Satyagrah. The cultivators in Champaran district of Bihar had been forced by European planters to cultivate indigo on 3/20th of their land holdings, popularly known as Teen Kathia system. If the peasants wanted to be exempted from the obligation of growing indigo, they had to pay Sharbesi or Avan, means lump sum compensation. In 1917, Mahatma Gandhi launched an agitation and demanded a detailed inquiry and redress of grievances of these peasants. In 1918, Kheda Satyagrah. Gandhiji launched no revenue campaign in Kheda along with Sardar Patel. The peasants of Kheda district of Gujarat appealed for remission of land revenue because peasants did not have enough to pay because of severe drought. Ultimately, government issued an order that revenue should be recovered only from those who could pay. Next, Kisan movement. Some leaders of Home Rule League like Gauri Shankar Mishra and Indra Narayan Dwivedi, with the support of Madan Mohan Malviya, organized the peasant under the banner of Kisan Sabha in 1980. Baba Ramchandar organizes the peasants of Awadh against the landlords. In October 1920, Awadh Kisan Sabha was set up.
This Sabha united 330 grassroots Kisan Sabhas. By 1921, this movement turned militant and spread to district of eastern UP. The agitators raided the houses of landlords and money lenders, looted bazaars and granaries. This movement got a break with the amendment of Awadh Rent Act in 1921. Second, Mopla Uprising, 1921. Main cause of Mopla revolt is the oppression and exploitation of Muslim Mopla peasants of Malabar by Hindu Jamidars and British government. This movement was termed as anti-British as well as anti-Jamidars, and to some extent as anti-Hindus, as most of the local Jamidars were Hindus. In 1928, under the leadership of Sardar Patel, a non-revenue campaign was organized by Bardoli peasants to oppose the enhancement of land revenue by 22% in the Bardoli district of Gujarat. Under this agitation, peasants refused to pay land revenue at the enhanced rate. Under the pressure of movement, government reduced the land revenue from 22 to 6.03%. Next one is organization of Kisan Sabha. In every provinces, Kisan Sabha were formed. The Andhra Provincial Rights Association was started in 1928, followed by Bihar Kisan Sabha set up by Swami Sahajanand Saraswati. It was felt that a Kisan Sabha at the national level should be formed as an apex organization of Indian peasants. The first All India Congress was held at Lucknow, which led to the formation of Kisan Sabha in 1936, with Swami Sahajanand Saraswati as its president and N.G. Ranga as general secretary. From 1936 onwards, All India Kisan Day was celebrated on 1st September every year. Indian National Congress and quest for land reform. Objective of this is role of Indian National Congress toward reducing the exploitation and oppression of the peasants community of the country. Role of Indian National Congress discussed under two heads. First, role of Indian National Congress when it formed ministries in the different provinces, and resolution passed at different session of the Congress. Here we first discuss popular Congress ministries in provinces and peasant movement. A. Congress government in Bihar. The Kisan leaders sought to persuade the Congress government to implement some remedial measures for the peasant class. This resulted into restoration of Bakst Land Act and Bihar Tenancy Act in 1938. The government also made tenants holding transferable without prior consents of Jamidar and reduced the salami rates by 1/4 on an average. Kisan leaders expect from Congress government to abolish Jamidari system and redistribution of land among the landless, but it could not be possible because government was backed by the Jamidars. Congress government in UP. The Congress party in UP made a legislation of tenancy bill, but government did not give his assent to this bill. Statutory tenants of Awadh were raised to the level of hereditary occupancy riots. Enhancement were restricted and rents were somewhat reduced by the government in UP. In Bombay provinces, Congress was successful in getting restored to their original owner those lands which had been sold as a result of no rent or revenue campaign during civil disobedience movement. Next, resolution passed in Congress session.
In Fajpur Congress session in December 1936, a resolution was passed to drop an All India agrarian program. In this Congress, more emphasis is given on poverty, unemployment and indebtedness of the peasantry. The solution to this problem was identified as removal of British imperial exploitation and radical changes in the land revenue and tenure system. A 13-point program was suggested which demanded reduction in rent and revenue, exemption from rent on uneconomic holdings, lowering of canal and irrigation rates, living wage for agricultural labor and recognition of peasant associations, introduction to cooperative farming. Peasant struggle on the eve of India independence. First, we discuss the Tebhaga movement. The main center of Tebhaga agitation were Dinajpur, Rangpur, Jalpaiguri, Maimansingh and Midnapur. In this peasant struggle involving lower stratum of tenants such as Bargardar, means sharecropper, Adhiyars and poor peasants. This struggle was not only against the Jamidar but also against the section of rich peasants, moneylenders, traders and British bureaucracy. Telangana movement during 1946 to 51 in the territory of Nizam, state of Hyderabad against exploitation and oppression of landlords, moneylenders, traders and Nizam's official peasants raised their voice. Warlis revolt in Western India. The revolt of Warlis tribal people of Western India was a struggle against exploitation of the forest contractors, the moneylenders, the rich farmers and the landlord who were supported by the British bureaucracy. The Kisan Sabha launched a struggle in May 1945. Strategies towards removal of exploitative system. Following steps taken by government in this direction: first, ceiling of land holding. In this, distribution, ceiling on future acquisition, ceiling on existing holding, payment of compensation, distribution of surplus land, and next one is tenancy reforms, and next is rationalization of land tenure system. Thank you. डॉक्टर रविंद्र ने अभी आपको देश के आज़ादी के पहले देश के विभिन्न भागों में भूधित प्रणालियों को लेकर हुए असंतोष के ने किस तरह से किसान आंदोलनों का स्वरूप लिया, उस पर चर्चा की। देश के उत्तरी भाग से लेकर दक्षिणी भाग, पूर्वी से पश्चिमी भाग तक बहुत सारे किसान आंदोलनों का उदय हुआ और ये किसान आंदोलन, ये असंतोष जो भूधित प्रणालियों को लेकर था, भूधित प्रणालियों के कारण सामाजिक आर्थिक शोषण को लेकर था, इस संतोष ने किस तरह से धीरे धीरे समय के अंतराल में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में किस तरह से नेताओं ने इस आंदोलन को देश के आज़ादी के खिलाफ एक नया रुझान पैदा किया। इस आंदोलन को में जो किसान आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और ये जो किसान आंदोलन हुए, इनमें बहुत हद तक भूधित प्रणालियों का योगदान रहा और किसान आंदोलनों को एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप मिला, जो कि देश भर में भूधित प्रणालियों को जो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्पन्न की गई थी, पैदा की गई थी, उनको लेकर जो रोष था वो किस तरह से एक किसान आंदोलनों के रूप में राष्ट्रव्यापी स्वरूप में परिवर्तित हुआ, इस पर चर्चा डॉक्टर रविंद्र ने की। इस चर्चा को हम अगले सत्र में जारी रखेंगे। धन्यवाद।